आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है रीडर राइटर प्रॉब्लम। जब हम विभिन्न प्रोसेस को एक साथ रन करते हैं तब कुछ प्रोसेस फाइल में पढ़ना चाहते हैं तथा बाकी लिखना चाहते हैं। मतलब फाइल आपकी एक ही है लेकिन आप उसी फाइल में पढ़ना भी चाहते हैं और उसी फाइल में आप लिखना भी चाहते हैं। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो आपकी एक प्रॉब्लम आएगी जिसे बोलेंगे रीडर राइटर प्रॉब्लम। इसे स्लो करने के लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए इसे हम लोग प्रायोरिटी का यूज करते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आ जाए तो उसका समाधान अगर आप करना चाहते हैं तब आप किसका उपयोग लेंगे? प्रायोरिटी का उपयोग लेंगे। यानी कि अलग अलग प्रोसेस के लिए आप अलग अलग परमिशन दे देंगे। मतलब अगर एक इस टाइम में कोई पढ़ना चाहता है, कोई लिखना चाहता है और उस समस्या का समाधान अगर आप करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे? सबको एक्सेस परमिशन दे देंगे। जैसे कि रीडर रीड कर रहा है और उस समय राइटर क्या करेगा? वेट करेगा। इसके लिए हम लोग सीमाफोर या मॉनिटर का उपयोग लेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये रीडर राइटर की जो प्रॉब्लम है, इसका क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। अब देखिए मॉनिटर क्या होता है? जब हम एक साथ कई प्रोसेस को, एक से अधिक प्रोसेस को उपयोग लेते हैं तो हमारी एक समस्या आ सकती है जिसे हम लोग बोलते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम, जिसे हम लोग डेडलॉक कंडीशन भी कहते हैं। यानी कि जब एक सिंगल वेरिएबल का यूज करते हैं जिसे हम मॉनिटर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं, जो एक समय में एक ही प्रोसेस को क्या रहने देता है? एक्टिव होने देता है, सबको एक्टिव नहीं होने देता। यह वेट तथा सिग्नल का यूज करता है जिससे वेट के द्वारा किसी प्रोसेस को सस्पेंड करते हैं तथा सिग्नल के द्वारा उसे पुनः शामिल करते हैं। यानी कि वेट के द्वारा आप उसे रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए और सिग्नल के द्वारा उसे वापस से प्रोसेस करने के लिए कहते हैं। इसका मतलब इसमें जो लॉक जो यूज होता है उस लॉक को हम लोग बोलते हैं स्पिन लॉक। और इसका कोई एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो होगा एग्जाम्पल डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम। क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर ये होता है कि मान लीजिए 5 आदमी हैं और 3 प्लेटें हैं, 5 प्लेटें हैं, लेकिन स्पून जो है वो 3 प्लेटों जीता है। तो वो आपस में वो क्या करेंगे? 3 प्लेटों में 2-2 स्पून है, तो वो जब 2 जने खा रहे होंगे तो उसके 2 जने पास वाले क्या करेंगे? वेट करेंगे। चाइनीज तरीके से खाने के लिए कह रहे हैं, मतलब 2 चम्मच लेके खाना। जब बीच वाला जो है वो जब उसको छोड़ देगा तो पास वाले जो है वो उसी स्पून का यूज करेंगे। इस प्रकार से इस समस्या को समाधान जो है डायनेमिक फिलोसफर द्वारा समझाया गया है। अब हम आते हैं नए टॉपिक पर जिसका नाम है डेडलॉक। चॉपस्टिक का उपयोग लेता है। अब देखिए डेडलॉक जो है वो क्या होता है? जब एक से अधिक प्रोसेस रिसोर्स को शेयर करना चाहते हैं या रिसोर्स की संख्या कम है और डेडलॉक कंडीशन आ सकती है। मतलब डेडलॉक कंडीशन क्यों आ सकती है? अगर आपके पास से रिसोर्स कम पड़ जाए, क्या कम पड़ जाए? रिसोर्स अगर आपके पास क्या पड़ जाए? कम पड़ जाए, तब आपके पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी? डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी। तो डेडलॉक में 4 प्रकार की कंडीशन होती है। एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक होता है होल्ड एंड वेट, एक होता है नो प्रिम्पशन और एक क्या होता है? सर्कुलर वेट होता है। अब डेडलॉक हो क्यों रहा है? क्योंकि आप प्रोसेस आपके पास जो है उसकी तुलना में रिसोर्स जो है वो आपके पास से कम पड़ रहे, तब डेडलॉक की कंडीशन आ रही है। पहली जो कारण है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब क्या हुआ? जब एक समय में एक ही रिसोर्स को यूज लेने देता है तथा बाकी रिसोर्स की शेयरिंग नहीं करते। मतलब अगर रिसोर्स की शेयरिंग शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है उसका भी क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। क्योंकि वो शेयरिंग करते नहीं है, शेयरिंग करते नहीं है तो डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है? बढ़ जाती है। या नेक्स्ट जो चीज़ है वो है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई रिसोर्स चल रहा होता है तो वो क्या सोचता है कि उसका जो रिसोर्स यूज हो रहा है उसके अलावा वो किसी दूसरे रिसोर्स को और उपयोग लेना चाहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं होल्ड एंड वेट। यानी कि जब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज ले रहा है तथा वो दूसरे रिसोर्स को भी यूज लेना चाहता है, तब इस कंडीशन को होल्ड एंड वेट कहते हैं। और ये जो समस्या जो है वो डेडलॉक कहलाती
नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन क्या होता है? किसी भी रिसोर्स को प्रोसेस के द्वारा रिलीज नहीं किया जाए जबकि वह रिसोर्स उस प्रोसेस के द्वारा यूज नहीं आ रहा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्रोसेस के पास रिसोर्स है और वो उसको उपयोग नहीं ले रहा तो वैसे कैसे ही पड़ा है। अगर वो चाहे तो उस प्रोसेस रिसोर्स को छुड़वाया जा सकता है, क्योंकि वो उसको यूज ही नहीं कर रहा, छोड़ भी नहीं रहा, तो जिसके कारण क्या होगा? डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का भी कारण होता है डेडलॉक का, जब एक प्रोसेस होता है दूसरे प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा प्रोसेस और तीसरे प्रोसेस के रिसोर्स पे डिपेंड कर रहा है और वो वापस पहले पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कुल मिला के एक साइकिल अगर बन जाए कि एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस के रिसोर्स पे निर्भर करे, दूसरा तीसरे पे करे, तीसरा वापस पहले पे करे, तो ये जो एक साइकिल जो बन जाए जिसके कारण सर्कुलर वेट हो जाए और जिसके कारण डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए, डेडलॉक से बचाव के दो तरीके माने जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कहता है कि सर्कुलर वेट उसके अंदर शामिल है और इनडायरेक्ट मेथड कहता है उसे म्यूचुअल हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, नो प्रिम्पशन हो गया, ये तीनों चीजें उसमें क्या होगी? शामिल रहेगी। डायरेक्ट मेथड में सर्कुलर वेट हो रहा है, मतलब सर्कुलर वेट का प्रिवेंशन कैसे करोगे? एक साइकिल को तोड़कर रिसोर्स और प्रोसेस की क्या बना देंगे? लिस्ट बना देंगे। रिसोर्स की प्रायोरिटी या आवश्यकता के अनुसार उसे क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। सर्कुलर वेट हो रहा है, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, तो आप क्या करो? सारे साइकिल तोड़ दो, सभी साइकिल तोड़ के एक लिस्ट बना दे रिसोर्स की, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण जो जिस रिसोर्स को उपयोग लेना चाहता है वह उसी रिसोर्स को उपयोग लेगा और दूसरे के रिसोर्स पर ध्यान नहीं देगा। तो ये होता है पहला डायरेक्ट मेथड। ये प्रिवेंशन हो गया कि साइकिल ना बने, इस चीज का आप ध्यान रखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? प्रिवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब होता है कि हमारे पास शेयरेबल और नॉन शेयरेबल दो प्रकार के रिसोर्स होते हैं। शेयरेबल रिसोर्स को म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम नहीं आती, जो शेयर हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक समय में एक से ज़्यादा स्थान पर उसका उपयोग ना हो, मतलब डेडलॉक की कंडीशन ना हो। जबकि नॉन शेयरेबल जो होता है उसमें दिक्कत क्या होती है? उनका इलाज ये होता है कि आप उसको शेयरेबल बना दो। तो दो समस्या है कि जब हम शेयरिंग नहीं करते तभी समस्या आ रही है, तो एक तो नॉन शेयरेबल है तब समस्या आ रही है, तो आप उसको शेयरेबल बनाना सिखा दो ताकि वो शेयर होना शुरू हो जाए। और दूसरा जो है वो शेयरिंग रिसोर्स है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक से ज़्यादा जो लोग हैं वो उसका उपयोग ना ले। अगला है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट के कारण भी डेडलॉक की कंडीशन आ रही है। जब डेडलॉक की कंडीशन होल्ड एंड वेट के कारण आ रही है तो उसका इलाज भी इसी तरह से होगा। इलाज कैसे होगा? ये कहता है कि आप क्या करें, यदि किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो जरूरी है कि पहले वाले रिसोर्स को छोड़ दे। तो आप ये ध्यान रखें कि कोई प्रोसेस अगर किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये जरूरी है कि उसका जो पहले वाला रिसोर्स है वो उससे छीन लिया जाए या वो उस किसी और को एलोकेट कर दिया जाए, क्योंकि एट ए टाइम वो एक से ज़्यादा रिसोर्स को उपयोग नहीं ले सकता। इसी तरह से इसमें सभी जो रिसोर्सेज के लिए परमिशन दी जाती है, यदि कोई रिसोर्स बिजी है तो सिस्टम को हम लोग क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे। जब कोई रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की जाए तब ये टेम्परेरी रूप से रिसोर्स को छोड़ सकता है। तो ये कुछ तरीके होंगे होल्ड एंड वेट के कि अगर कोई प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स के लिए कहे तो उसको पहले पुराने वाला जो रिसोर्स है वो छोड़ना पड़ेगा। इसके भी दो तरीके से बताए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजी है तो भी सस्पेंड करना पड़ सकता है, और इसी प्रकार से तो टेम्परेरी रूप से उसको पहले वाला रिसोर्स छोड़ देगा, बाद में उसको दोबारा से यूज कर लेगा। प्रिवेंट नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन का मतलब क्या है? पहले प्रिम्पशन का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स का यूज नहीं कर रहा और उसे छोड़ भी नहीं रहा है तो दिक्कत आ सकती है। तो आप उसके लिए क्या करें? क्योंकि वह प्रोसेस रिसोर्स को छोड़ते नहीं,
छोड़ते नहीं है तो वेटिंग रिसोर्स की लिस्ट बना दी जाती है, जो जो उस रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तथा प्रिम्पसन के द्वारा रिसोर्स को प्रोसेस से हटा दिया जाता है दबाव पूर्वक, जो भी उसके पास रिसोर्स है, और डेडलॉक की कंडीशन भी हट जाती है। मतलब आप ये देख ले कि कितने लोग किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं और वो जो रिसोर्स है वो जो है किसी के द्वारा होल्ड किया हुआ है, तो आप क्या करें, उस रिसोर्स को उस प्रोसेस से क्या कर दें, हटा दें, ताकि डेडलॉक की कंडीशन भी हट जाए। नेक्स्ट जो चीज है वो है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस, अब आपने क्या देखा कि जो भी डेडलॉक की कंडीशन आ रही है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसे रिसोर्स को डायनेमिक रूप से आप लोग एलोकेट करवाते हैं। इसमें देखा जाता है कि रिसोर्स सेफ है या नहीं है, यानी 1 बाय 1 आप रिसोर्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इससे सर्कुलर वेट की कंडीशन का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। मतलब ये हो गया कि हम लोग देखते हैं कि अगर एक एक रिसोर्स को एक एक रिक्वेस्ट अगर पूरी की जाए, और उसके अकॉर्डिंग आप साथ साथ में ये भी देखते हैं कि वो सेफ कंडीशन में है या नहीं है। सेफ कब माना जाएगा, जब डेडलॉक की कंडीशन ना बन रही। इसे सर्कुलर वेट कंडीशन का भी ध्यान रखते हैं कि सर्कल ना बन रहा हो, और इसी प्रकार से इसमें सभी प्रोसेस या रिसोर्स के लिए परमिशन दी जाती है। ये होता है डेडलॉक अवॉइडेंस। प्रोसेस इनिशियलाइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन, ये दो चीजें हैं जिस समय आप ध्यान रखते हैं। इसे दो प्रकार की स्टेट होती है, एक सेफ स्टेट और एक होती है अनसेफ स्टेट। सेफ क्या हो गया, जब सिस्टम रिसोर्स प्रत्येक प्रोसेस के लिए एलोकेट हो जाए, मतलब किसी के पास से कोई दिक्कत ना आए, तो डेडलॉक क्या है आपका, अवॉइड है। और जब डेडलॉक की कंडीशन होती है तब उसे अनसेफ कहा जाता है, जैसे कि सर्कुलर वेट हो गया। रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, जब डेडलॉक आता है तो उसे रिकवर करते हैं, जिसके कारण सिस्टम सही कार्य करता है। सभी डेडलॉक प्रोसेस को अबॉर्ट कर देंगे, लेकिन इसकी वजह से सभी कार्य खराब हो जाते हैं, जिसे बाद में दोबारा रन करना पड़ता है। मतलब अगर आपको पता लगा कि डेडलॉक है, तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, सबको एक साथ ही क्या कर देंगे, क्रॉस कनेक्शन क्लोज कर देंगे। जब कनेक्शन हटा देंगे तो दिक्कत ये आएगी कि सारे के सारे जो रिसोर्स जो है उसके अंदर जो है वापस से हमें उनको जोड़ना पड़ेगा। यदि डेडलॉक में किया गया कार्य जरूरी है तब उसका बैकअप लेना चाहिए, उसके लिए चेक पॉइंट भी क्या है, जरूरी है। मतलब आप क्या करें, आप ये देखें कि आपको लगता है कि डेडलॉक भी आ गई और हमारा काम भी बहुत ज़रूरी था, ऐसा तो है नहीं कि हम बीच में प्रोसेस बंद कर देंगे। प्रोसेस बंद कर दिया तो हमारा किया गया काम भी खराब हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग बैकअप लेते हुए चलते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कई सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक बैकअप की सुविधा होती है, और चेक पॉइंट भी बनाते हुए चलते हैं कि यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया, तो नुकसान जो है वो ज़्यादा हमारा नहीं होता। हम डेडलॉक प्रोसेस को 1 बाय 1 भी अबॉर्ट कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। समय कम लगेगा, अधिकतम प्रोसेस कंप्लीट होंगे, आउटपुट देने के लिए कम टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रायोरिटी के अनुसार प्रोसेस किया जा सकेगा। अब नेक्स्ट जो है वो है बैंकर एल्गोरिथम। नेक्स्ट है बैंकर एल्गोरिथम। अब डेडलॉक की कंडीशन बैंक में भी आ सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि बैंक में कभी भी पैसे खत्म नहीं होते, या बैंक में ये भी दिक्कत नहीं आती कि आपका जो है आपको वेट करना पड़ रहा है या डेडलॉक की कंडीशन होगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसे बैंकर एल्गोरिथम यूज होती है, और इसमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कार्य ना करता हो तब हम लोग बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग लेते हैं। इसमें यह ध्यान रखते हैं कि सिस्टम सेफ स्टेट में रहे, ताकि सभी कंज्यूमर को रिसोर्स एलोकेट किया जाए। मतलब आप क्या चाहते हैं कि सिस्टम आपका सेफ स्टेट में रहे, ताकि आप रिसोर्स क्या कर सके, एलोकेट कर सके। मतलब एक तरह से कैश वाली बात आप समझ सकते हैं कि आप कैश को क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। यदि सेफ स्टेट में नहीं है तब रिसोर्स के लिए भी वेट करना पड़ेगा। इसे 4 प्रकार के रिसोर्स होते हैं। आप पहले देख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं,
अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं, कितने एलोकेट कर दिए गए हैं और कितने की हमें आवश्यकता है। यह प्रोसेस के अनुसार रिसोर्स की आवश्यकता पूरी करता है और इसमें नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिसोर्स की संख्या, इसकी सूचना देनी पड़ती है कि कितनी आपके पास से रिक्वेस्ट आई हुई है, कितने आपके पास से रिसोर्स है, उसकी सूचना देनी क्या है, जरूरी है। इसके द्वारा प्रोसेस रिक्वेस्ट को मैनेज करता है और फिर उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूट करते समय नए रिसोर्स को शामिल नहीं किया जा सकता, इसमें किसी भी रिसोर्स की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। यानी कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि बैंकर जो एल्गोरिथम है उससे 4 पॉइंट का हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम कितने रिसोर्स है, अवेलेबल कितने हैं, कितने एलोकेट कर दिए, कितनों की आवश्यकता थी। यानी कि एडवांटेज यही हुआ कि हम सभी की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिसोर्स की संख्या का ध्यान रख सकते हैं, मैनेज कंट्रोल कर सकते हैं। नुकसान यही है कि नई रिसोर्स अगर कोई बीच में अगर एग्जीक्यूट करते समय जरूरत है, ऐड हो रही है, तो वो नहीं कर सकते और ज्यादा से ज्यादा सबकी आवश्यकताओं को, किसी एक प्रोसेस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, आपको सबको देखना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो, नीड जो भी है वो हमेशा जो आपके पास मैक्सिमम रिसोर्स बच रहे हैं उसमें से एलोकेशन वाले आप हटा दें तो आपके पास नीड बच जाएगी। नीड जो है वो वर्क से कम होनी चाहिए। अगर नीड वर्क से कम है तो क्या होगा, फिनिश फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब आपको और नीड की जरूरत पड़ेगी, काम आपका पूरा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर फिनिश आई ट्रू है, इसका मतलब आपका सिस्टम सेफ स्टेज में। इसका एक एग्जांपल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन होता है, अगर कोई पूछे भी सेगमेंटेशन क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य सेगमेंटेशन से होता है। इसे मेमोरी को अलग अलग भागों में हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं। मतलब आपके मेमोरी के टुकड़े कर देना सेगमेंट है और प्रत्येक सेगमेंट की डिटेल एक टेबल में रखी जाती है। भाई कितनी मेमोरी आप एलोकेट करे जा रहे हो, उसकी सारी डिटेल जो है वो आपकी टेबल में रहेगी। रख लिया आपने अलग अलग भागों में। सेगमेंट की डिटेल को एक टेबल में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे बोलते हैं सेगमेंट टेबल। तो आप क्या कर रहे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट का काम अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा होता है तो आप कहेंगे सेगमेंटेशन के द्वारा होता है। मेमोरी को अलग अलग भागों में जो डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं। अगर पूछा जाए वो टेबल में जब डिवाइड हो जाता है तो जो टेबल जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट टेबल बोलते हैं। सेगमेंट टेबल में 2 प्रकार की सूचना होती है, एक बेस एड्रेस होता है, एक लेंथ ऑफ सेगमेंट होती है। यानी कि अब देखिए सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब हम मेमोरी मैनेजमेंट या पेजिंग का यूज लेते हैं तब ये सभी प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर देता है। मतलब आप ये समझो कि वर्चुअल मेमोरी आपको याद करनी है। वर्चुअल मेमोरी और सेगमेंटेशन दोनों एक ही चीज है लगभग, बस फर्क ये आ जाता है कि सेगमेंटेशन में और उसमें एक तरह से डिमांड पेजिंग का फर्क आ जाता है। इसी का जब हम मेमोरी मैनेजर पेजिंग का यूज लेते हैं तब यह सभी प्रोसेस के लिए पेजेस को डिवाइड कर देता है। सभी पेजेस को एक समय में मेमोरी में लोड नहीं किया जा सकता। पेजिंग के द्वारा सिस्टम की एफिशिएंसी को कम कर दिया जाता है, इसीलिए सेगमेंट प्रोसेस यूज लेते हैं। प्रत्येक सेगमेंट सेम टाइम में सेम टाइप के प्रोसेस को यूज लेता है तथा मेन फंक्शन को एक सेगमेंट में तथा लाइब्रेरी फंक्शन को दूसरे सेगमेंट में शामिल कर लेता है। मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब यही है कि मेमोरी मैनेजमेंट में आप पहले तो पेजिंग में डिवाइड कर रहे हो जैसे वर्चुअल मेमोरी में करते हो। सभी पेजेस एक साथ लोड होते नहीं है तो आप सेगमेंट प्रोसेस का यूज कर रहे हो। और प्रोसेस जब आप कर रहे हो तो मेन फंक्शन को एक सेगमेंट में रख लेते हो और जो लाइब्रेरी जो फंक्शन होती है उसको दूसरे सेगमेंट में आप रख लेते हो। अब कैसे उसको एड्रेस से बदला जाता है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल में, ये हम देखते हैं। अब देखिए लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से बदलना पड़े तो अब 2 प्रकार के लॉजिकल एड्रेस होते हैं। एक तो होता है सेगमेंट नंबर होता है, एक उसका ऑफसेट होता है। जब प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करते हैं तो सेगमेंटेशन के द्वारा सिस्टम में बड़े से बड़े स्पेस को ढूंढा जाता है।
यानी कि क्या हुआ, सीपीयू में दो प्रकार हुए, दो एड्रेस हुए, दो लॉजिकल एड्रेस हुए, एक सेगमेंट नंबर के लिए हो गया और एक ऑफसेट के लिए हो गया। जब प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर रहे हैं तब सेगमेंटेशन के द्वारा सिस्टम में बड़े से बड़ा स्पेस ढूंढ रहे हैं। क्या आपने सेगमेंटेशन तो कर लिया, लेकिन बड़े से बड़ा स्पेस क्या है, तो स्पेस को मेमोरी मैनेजर के द्वारा पता करेंगे। उसके बाद ये दूसरे सेगमेंट को सर्च करता है तो उसके जरूरी एरिया को उसमें लोड कर देगा। यानी कि ये हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, उस ब्लॉक को ढूंढते हैं और उस ब्लॉक को वहां पे आप क्या करवा देते हैं, एग्जीक्यूट करवा देते हैं और उसको 1 बाय 1 मेन मेमोरी में आप इस तरह से एलोकेट कर देते हैं। सेगमेंट नंबर को सेगमेंट टेबल में मैप कर दिया जाता है, मतलब जो भी आपका सेगमेंट नंबर है वो सेगमेंट टेबल में आपके रहेगा, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद में प्रत्येक प्रोग्राम के अलग अलग सेगमेंट में आप डिवाइड करेंगे, सबके अलग अलग क्या होंगे, डिवाइडेशन होंगे प्रत्येक प्रोग्राम के लिए। इसके साइज को सेगमेंट में टेबल में स्टोर कर लिया जाता है। इसका साइज क्या है तो ये हमें पता रहेगा, उसकी लिमिट क्या है और उसका बेस एड्रेस कहाँ से उसको उठाना है। उसके बाद एसएमडी में सभी का बेस एड्रेस भी होता है, जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था, बेस एड्रेस मेन मेमोरी का भी एड्रेस होता है। उसके बाद लिमिट को ऑफसेट से कंपेयर किया जाता है, यदि ऑफसेट लिमिट से कम है तब एड्रेस वैलिड होता है वरना इनवैलिड होता है। मतलब आप लिमिट को कंपेयर करते हैं, यदि ऑफसेट लिमिट से कम होता है तो एड्रेस वैलिड है, मतलब अगर आपको मिल गया जो एड्रेस आप चाहते हैं, आपसे बड़े से बड़ा ढूंढना होता है तो उससे कम मिलेगा तो वो इनवैलिड है, अदरवाइज वो क्या है, वैलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की आवश्यकता इसको नहीं पड़ती। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। सेगमेंट का साइज पेज के साइज से हमेशा बड़ा ही होता है, तभी उसके अंदर रहता है, परेशानी तो कम होती है, आसानी से सेगमेंट रीलोकेट भी हो जाता है। सेगमेंट टेबल का साइज पेज टेबल के साइज से क्या होता है, कम होता है। अब देखिए नुकसान क्या है, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। इंटरनल एक्सटर्नल ढंग से अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस मेमोरी मुश्किल से एलोकेट होती है और मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम क्या होती है, कॉस्टली होती है।